इज्जत का जनाजा निकलना किसे कहते हैं, ये कोई मुझसे पूछे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरी बारात आ चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। शादी का दिन लड़कियों के लिए हमेशा ही नए नए ख्वाब सजा कर आता है, जिसकी तकमील वो अपनी नई जिंदगी में करती है। मैं भी ऐसे ही खूबसूरत ख्वाब सजाए अपने दोस्तों के साथ स्टेज तक आई थी, जहाँ मेरा निकाह होना था। हमारे यहाँ निकाह की रस्म लड़का लड़की को साथ बिठाकर की जाती थी और वहीं इजाब व कबूल भी होता था। मैं अपने होने वाले शोहर के बराबर में ही बैठी थी। अभी मौलाना साहब निकाह के जरूरी मामलात तय कर रहे थे कि जब यकदम से एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। निकाह के मौके पर सब लोग ही स्टेज के इर्द गिर्द ही झुमघट्टा लगाए खड़े हुए थे। निकाह देखने का सबको ही शौक होता है, ऐसा ही कुछ उस वक्त भी था। सब लोग इस स्टेज के इर्द गिर्द ही खड़े थे जब वो शख्स सबको हटाता हुआ स्टेज पर आया था। मौलवी साहब इससे पहले कि निकाह शुरू करते वो कहने लगा, ये निकाह नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे साथ साथ सभी हैरान थे। मैंने उस शख्स को घूर कर देखा था। मेरे वालिद और भाई उसे देखकर कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मायरा मुझे अच्छी तरह से जानती है, आप मायरा से पूछें कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर सबकी नजरें मुझ पर जमी थीं, यहाँ तक कि मेरे बराबर बैठे मेरे होने वाले शोहर नुमान की भी। मेरे वालिद गुस्से से मुझे देखने लगे, कहने लगे, ये कौन है? मैंने कहा कि मेरा क्लास फेलो है। ये बात सुनकर वो कहने लगा कि ये झूठ बोल रही है, मैं इसका सिर्फ क्लास फेलो नहीं हूँ बल्कि मैं इसका शोहर भी हूँ, ये मेरी बीवी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। एक शोर था जो बर्पा हो चुका था। सभी हैरानो परेशान एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे। मेरे वालिद मेरे पास आ गए, कहने लगे, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा, अब्बा ये झूठ बोल रहा है, मेरा इससे कोई निकाह नहीं हुआ। वो कहने लगा, मायरा क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों नहीं बता देती सबको सच कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों ने निकाह किया है वहामी रजामंदी से। तो मैं उस शख्स को देखकर हैरान थी कि वो कितने फराटे से झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो? तुम जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने प्यार किया था, कोई जुर्म नहीं किया और मैं सारे सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ। निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। तुम कैसे अपने माँ बाप के डर की वजह से यहाँ बैठ सकती हो और ये निकाह कर सकती हो? ये कहकर उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकालकर सामने टेबल पर रखे थे। उन्हें देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। वो एक निकाहनामा था जिस पर मेरे दस्तखत मौजूद थे। निकाहनामा मेरे वालिद ने उठा लिया, उसे जल्दी जल्दी देखने लगे। सामने बैठे निकाह खान ने भी वो पर्चे पकड़ लिए और देखने लगे। वो मेरे वालिद साहब को गुस्से से देखने लगे और बोले कि आप कैसे अपनी बच्ची का निकाह पर निकाह कर सकते हैं? ये लड़की तो पहले से शादीशुदा है। ये सुनना था कि नुमान मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, आपने हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। जब आपकी बेटी खुफिया तौर पर इस लड़के से निकाह करके अपना मुंह काला कर ही चुकी थी, तो दोबारा यहाँ पर मेरे साथ निकाह करने के लिए क्यों तैयार हो गई? मेरे वालिद तो यूं थे कि काटो तो लहू न निकले। कहर भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, नहीं अब्बा, मैंने इससे निकाह नहीं किया, ये सब झूठा निकाहनामा है। वो कहने लगा, पहले इससे पूछें कि क्या ये मुझे नहीं जानती? हम क्लास फेलो थे। हमारी मोहब्बत की दास्तानें पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हैं। हर वक्त हम साथ साथ रहते थे। बेशक आप पूछ लें। उसने मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्तों की तरफ इशारा किया जो कि वहां पर मौजूद थी। उनसे पूछने लगा, कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? वो लड़कियां खामोशी से नजरें झुका गईं। कहने लगा, क्या मैं और मायरा साथ नहीं होते थे? यूनिवर्सिटी में होते थे ना। लड़कियों ने भी इस बात में सर हिला दिया क्योंकि ये बात झूठी नहीं थी। हम क्लास फेलो थे, एक साथ बातचीत भी करते थे, हंसी मजाक भी होता था, लेकिन निकाह नहीं हुआ था। कैसे ऐसे निकाह कर सकता है जिस पर मेरे दस्तखत मौजूद थे? यहाँ मेरे शनाख्ती कार्ड का नंबर भी दर्ज था।
उसकी फोटोकॉपी भी लगी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने निकाह नहीं किया था। फिर ये कैसे मुमकिन था? मेरे वालिद नुमान और उसके वालिदैन के सामने हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत का यूं भी जनाजा निकाल सकती है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, अब्बा, मैं सच कह रही हूँ, ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई भी निकाह नहीं किया। लेकिन मेरी सुनता कौन? निकाहनामा उसके पास मौजूद था, उस पर मेरे दस्तखत थे, मेरा शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था, एक कॉपी लगी हुई थी। कानूनी कार्रवाई पूरी थी, पर मैं जानती थी कि मैंने निकाह नहीं किया। मेरे बाप ने कहा कि क्यों झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने ऐसा ही कुछ कर लिया था तो मुझे बता देती, मुझे यूं सबके सामने रुसवा ना करती। तुमने तो मुझे जीते जी ही मार डाला। काश के मुझे पता होता कि तुम मुझे ये जिल्लत का तमाचा मारोगी, तो मैं पैदा होते ही मैं तुम्हारा गला दबा देता। मेरे बाप ने उस शख्स से कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर मेरे बाप ने मुझे भी बाजू से पकड़कर उस शख्स की जानिब धकेला था, जिसने पल भर में मेरी सारी खुशियां गम में बदली थी। इससे पहले कि मैं गिरती, उसने मुझे फौरन से संभाल लिया। मैंने उसे पीछे धकेला था। मैंने कहा, हाथ मत लगाओ मुझे, पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया है तुमने? तुम क्यों कर रहे हो इस तरह मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जानते हो कि ये झूठ है, झूठा निकाहनामा है। वो कहने लगा, अब सबको सच पता चल गया है मायरा, जो होना था वो हो चुका है, बस भी कर दो। चलो आओ मेरे साथ। इससे पहले वो मेरा हाथ थामता, मैंने अपना हाथ वापस से खींच लिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह जानता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी माँ के पास आ गई, जो रोए जा रही थी। मैंने कहा, अम्मी, मुझे आपकी कसम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिसके साथ अपना मुंह काला किया है, अब जिंदगी भी उसी के साथ गुजारो। समझो कि हम मर गए हैं तुम्हारे लिए, और हम ये समझेंगे कि तुम हमारे लिए मर गई हो। आइंदा हमारे घर में कभी कदम मत रखना। तुमने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और उस शख्स के हाथ में दे दिया। कहने लगी, ले जाओ इसे यहाँ से, अब दोबारा कभी पलट कर यहाँ नहीं आना। वो मेरा हाथ पकड़े सबके सामने मुझे घसीटते हुए उस हाल से बाहर लेकर आया था, जहाँ मैंने इज्जत से रुखसत होकर नुमान के साथ जाना था। मैं जलील होकर निकली थी। मुसलसल मैं अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और मुझे वहां बिठाया। दरवाजे को बड़े जोर से बंद किया और जल्दी से दूसरा दरवाजा खोलकर खुद भी अंदर बैठ गया। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलती, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था। कहने लगा, क्यों तमाशा बना रही हो? जो होना था वो हो चुका है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। मैंने कहा, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों झूठ बोला तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कब किया था मैंने तुमसे निकाह? वो कहने लगा, घर चलो, सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। तुमने मुझसे निकाह भी किया था, इजाबो कबूल भी हुआ था, उस वक्त गवाह भी मौजूद थे। मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ये कहकर वो गाड़ी चलाने लगा। मैं अपनी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक था ही नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि उसने एक बार मुझे प्रपोज किया था, और इस बात को भी 1 साल बीत गया था। उसने मुझे एक बार कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तब नुमान का रिश्ता मेरे लिए आया था, जिसे मेरे वालिदैन ने मंजूर भी कर लिया था। मैंने अयान से कहा कि मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता भी तय हो चुका है। ये सुनकर उस वक्त वो बहुत उदास हुआ था। कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। मुझ में कोई भी ऐसी खामी नहीं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, जिस चीज़ को चाहूँ खरीद सकता हूँ। तुम जो कहो कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। मैंने कहा कि बात पैसों की नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। असल बात यह थी कि वो कुछ अयाश मिजाज का था, सिगरेट पीता था, शराब भी पीता था, इसके अलावा भी और बहुत कुछ करता था, लेकिन मुझे नहीं याद आता था। लेकिन मैंने अपनी क्लास फेलो से सुना था
कि क्लब में जाता है, ड्रिंक करता है। मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था, मुझे ये सब पसंद भी नहीं था। वो हमारा क्लास फेलो था, हमारे साथ बातचीत करता था तो मैं भी उससे बात कर लिया करती थी। अक्सर ऐसा होता कि कैंटीन में मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती तो वो भी आकर बैठ जाता, मुझसे नोट्स मांगने लगता तो मैं उसे दे देती, बातचीत भी कर लेते। मैं नहीं जानती थी कि जबरदस्ती मेरे आगे पीछे इसका घूमना फिरना मुझे यूनिवर्सिटी में सबकी नजरों में बुरा भी बना चुका था। बाकी का रास्ता मेरे रो रो कर गुजरा था। बड़े से बंगले के सामने उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया था। कुछ ही देर में चौकीदार ने गेट खोल दिया। उसने गाड़ी अंदर पार्किंग एरिया में पार्क की, खुद गाड़ी से नीचे उतरा। मैं अभी भी बेजान बैठी थी। मेरा फ्रंट डोर खोला, कहने लगा, बाहर आओ मायरा। मैंने उसे शिकवा कुन नजरों से देखा था, अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर उसका चौकीदार हैरत से मुझे देख रहा था। वो मुझे हाथ थामे बंगले की अंदरूनी जानिब ले जाकर लाउंज का दरवाजा खोला। घर में मुलाजिमीन के अलावा और कोई भी नहीं था। वालदा उसकी हयात नहीं थी और वालिद ज्यादातर बैरून मुल्क रहते थे। उन्होंने वहाँ शादी कर रखी थी। वो घर में अपने मुलाजमों के साथ ही रहता था। मुझे अपने कमरे में ले गया, जिसका दरवाजा खुलते ही मेरे होश उड़े थे। उसके कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी मेरी तस्वीर लगी हुई थी, ना जाने कब खींची थी। कहीं मैं हंस रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं अपने बालों की लिट को अपनी उंगली से घुमा रही थी। ऐसा मैं अक्सर कर जाती थी। मेरी एक एक अदा को उसने तस्वीरों में कैद करके अपने कमरे में दीवारों पर सजाया हुआ था। कहने लगा, देख रही हो मेरी दीवानगी का आलम, इतना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी तस्वीरें मैंने कमरे की हर दीवार पर लगा रखी हैं ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा, अपने बेड पर ले आया। मैं किसी कठपुतली की तरह बेजान सी उसी जानिब जा रही थी जहाँ मुझे ले जाया जा रहा था। मुझे बेड पर बिठाने के बाद कहने लगा, कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें किसी और की होने देता। मैंने आज तक जिस चीज को चाहा है उसे पाकर ही दम लिया है। अगर वो चीज मुझे आराम से ना मिले ना मायरा, तो मैं उसे छीन लेता हूँ। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अयान शाह जिसे चाहता है उसे पा लेता है। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया था। मैंने कहा कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। तुम्हारे चाहने से तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे तुम नहीं अच्छे लगते। ये कहकर मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकती। तुमने एक झूठा निकाहनामा तैयार किया और मेरे घर वालों को बेवकूफ बना दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और ना ही तुम्हारी अयाशी का सामान बनूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, ओ कम ऑन मायरा, क्यों झूठ बोल रही हो? हमारा निकाह हुआ था। चलो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरे सामने एक वीडियो चला दी। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी, मेरी रंगत फीकी पड़ रही थी, जिसमें मैं दुल्हन का अरूसी लिबास पहने इजाबो कबूल कर रही थी, निकाहनामे पे साइन भी कर रही थी। ये देखकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। जो कुछ भी मुझे याद रहा था वो तो हमारी यूनिवर्सिटी में होने वाला एक नाटक था, एक ड्रामा था जिसकी मरकजी किरदार मैं थी और अयान शाह था। सीन के मुताबिक हमारा निकाह होना था, इजाबो कबूल भी कहना था। मैंने कहा कि ये एक नाटक था। कहने लगा, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो निकाह था। कहने लगा, देखो तो सही कैसा हसीन इत्तेफाक था कि इस ड्रामे में भी तुम्हारा नाम मायरा ही था और तुमने साइन भी मायरा के नाम से किया था। मैंने उन्हीं पेपर्स में असली निकाहनामा भी रख दिया था और वहाँ पर आने वाला निकाह खां भी असली था जिसे मैंने अरेंज किया था। सारी कार्रवाई जायज और असली हुई थी। तुम्हारे लिए ये नाटक था और मेरे लिए निकाह। तुमने मुझे कबूल भी किया, निकाह में फिर साइन भी किया। इस तरह से तुम मेरी बीवी हो गई। मैं ये सारी बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो वो वक्त जैसे किसी सीन की तरह से चलने लगा था। मैं ये ड्रामा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अयान शाह ने मुझे मजबूर किया। कहने लगा, देखो तुमने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया, मुझे बहुत बड़ा दुख भी दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती वैसे ही कायम रहे जैसे कि पहले थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना करो, लेकिन मेरे साथ एक ड्रामे में हिस्सा तो ले सकती हो ना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है
इन चीजों में। हाँ, मुझे तकरीर करने का शौक है और उसमें मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ। कहने लगा कि मेरे लिए कर लो। देखो, मैंने पहले कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। तुमने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया है, मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? वो मेरी मिन्नत पर उतर आया था, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, लिखवा दो मेरा नाम भी। इस ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट उसी ने लिखा था। हमारे प्रोफेसर्स को भी कोई एतराज ना था। मैं नहीं जानती थी कि उसका इरादा क्या था, लेकिन उसने ड्रामे में भी मेरा नाम मायरा ही रखा। यहाँ तक कि मेरे बाप का नाम भी वो ही रखा, जो कि असल में था। एक बार कहने लगा कि यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपनी सीवी बनाने लगा हूँ, लाओ तुम्हारी भी बना देता हूँ। मैंने कहा कि मैं खुद बना लूंगी। कहने लगा मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे जरूरी कागजात दे दो। उसने मुझसे मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मांगी थी। मेरे जहन में बिल्कुल ही नहीं था कि वो ये हरकत भी कर सकता है। मैंने उसे वो भी दी थी, शायद इसने उसी को यूज किया था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैं वो अल्फाज कोसने लगी कि जब मैंने इसे कबूल किया था, सब कुछ उसने एक साजिश के तहत मेरे साथ किया। मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं फौरन से पीछे हटी। मैंने कहा यूं निकाह नहीं होता, मैंने दिल से तुम्हें कबूल नहीं किया था, वो सब ड्रामा था, मैं सच्चाई से वाकिफ नहीं थी। कहने लगा छोड़ो भी इन बातों को, निकाह हो चुका है, साइन तुमने किए हैं, अपने ही नाम के, साइन कर देने से निकाह हो जाता है। मुझे बोर मत करो, ये कहकर मेरे करीब आने लगा, लेकिन मैंने उसे पीछे कर दिया। मैंने कहा खबरदार, तुम लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर लड़की की रजामंदी शामिल ना हो तो निकाह नहीं होता। मेरे साथ एक बहुत बुरी चाल चली थी, मैं हर चीज से नावाकिफ थी, इस निकाह को नहीं मानती। वो कहने लगा कि दुनिया मानती है, ये निकाह सही था। ये कहकर उसने मुझे अपने हिसार में ले लिया। कहने लगा बाकी का यकीन मैं तुम्हें आज रात दिला दूंगा। बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी गुर्बत के लिए, बड़ी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है। जबरदस्ती का एक रिश्ता था जो उसके नजदीक जायज था, लेकिन मेरे नजदीक बिल्कुल नाजायज था। लेकिन मेरे सख्त एहतजाज पर भी उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी चूड़ियां भी मेरी हालत की तरह पूरे बेड पर टूटकर बिखरी हुई पड़ी थी। वो सो चुका था, मैं यूं थी कि मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मेरा जी चाहा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, शायद लॉक था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया कि मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए तो मैं वहीं से बाहर कूद जाऊं। बेशक मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इस शख्स के साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहती थी। खिड़की मौजूद थी, लेकिन उसके बाहर लोहे का जंगला लगा हुआ था। मैं चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। हर कोशिश करने के बाद मैं बेबस होकर सोफे पर बैठकर रोने लगी। रोने के बाद मेरे आंसू तो खुश्क हो चुके थे। मुझे अपने उस अरूसी लिबास से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने अलमारी खोली तो हैरान रह गई। उसकी कबर्ड में उसके कपड़ों के साथ बहुत से लेडीज कपड़े भी थे जो हैंगर में लगे हुए थे। मैंने एक आम सा लिबास निकाला था, वो बिल्कुल ऐसा था जैसा कि मेरे ही नाप का सिला हुआ हो। पता नहीं वो कब से मेरे खिलाफ साजिशें बुन रहा था। मैं लिबास लेकर वॉशरूम में चली गई, अपना पूरा वजूद धोने लगी, रगड़ने लगी, ताकि उसका लम्स मैं अपने वजूद से खत्म कर दूं, मिटा दूं। मेरे आंसू बतदरीज बहते जा रहे थे। गुनाह का एहसास इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जब मैं कमरे में वापस आई तो थकन से चूर हो चुकी थी। रात भर की जागी हुई थी, इसलिए सोफे पर जाकर लेट गई। मेरी आंखों में गहरी नींद उतरने लगी, शायद मसरूफियत की वजह से और 24 घंटे जागने की वजह से मैं बहुत जल्द नींद की वादियों में जा चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा बिल्कुल खाली था। मैं उठकर बैठ गई, कमरे का दरवाजा दोबारा से खोलने लगी, लेकिन वो लॉक था। उस शख्स ने मुझे कैदी बनाकर रख दिया था। मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े सारे परफ्यूम्स मैंने दीवारों पर खींचकर मारने शुरू कर दिए। पूरे कमरे की डेकोरेशन को तोड़कर रख दिया था। जमीन के कालीन पर कांच बिखरे पड़े थे
और मैं रो रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला, कमरे की बिखरी हालत देखकर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ऐसी हरकतें करने से तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे? जो हो चुका है उसे कबूल कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये कहने के बाद उसने मुलाजिम से कहा कि कमरे की सफाई करो। मुलाजिमा कमरे की कांच उठाने लगी। मैं गुमसुम बैठी थी। 2 दिन मैंने कुछ नहीं खाया था, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था, इसलिए मैं इस कदर कमजोर हो गई थी कि मुझे ड्रिप लगाकर चली गई। मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊं, इस जिंदगी को खत्म कर दूं। मैं क्यों इस शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीऊं? मैंने कहा, मुझे बदनाम करके, मेरे वालिदैन को तकलीफ देकर, उनके सामने मुझे झूठा साबित करके अपनाया था, मुझे बेवकूफ़ करके रख दिया था सिर्फ अपनी ख्वाहिश की खातिर। लेकिन इंसान कब तक भूखा रह सकता है? मैंने उस शख्स से बातचीत बंद कर दी थी, बल्कि बोलना ही छोड़ दिया था। 1 महीना गुजर गया था, उस कमरे में कैद थी। एक बार वो कमरे में आया तो कहने लगा कि अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, मैं भी तुम पर पाबंदियां हटा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी मुझे छोड़कर भागोगी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत छोटा लफ्ज है, शायद तुमसे इश्क करता हूँ, चाहता हूँ कि अब तुम भी मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। तुम मुझसे लड़ती हो, मुझे अपने करीब नहीं आने देती, मैं जबरदस्ती करके थक चुका हूँ। एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एक जज्बा था, और वो था नफरत का। जब मैंने कुछ भी नहीं कहा तो वो कहने लगा, तो ठीक है, मुझे माफ कर दो, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैंने सच में तुमसे मोहब्बत की थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन ना तो मैंने उसकी जानिब देखा, ना ही कोई लफ्ज उससे कहा। एक चुप थी जो मैंने साध ली थी, और मेरी वो चुप उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे पास आता था तो नजर उठाती नहीं थी। जिस गुनाह की दुनिया में वो मुझे डाल चुका था, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। अब मुझसे ये कहने लगा था कि मैं उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं, उसकी तरफ देखूं, उससे बातें किया करूं। लेकिन मैं चुप थी, उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वक्त गुजरने लगा था। मुझे यहाँ रहते हुए 4 माह का वक्त गुजर गया था। कई बार वो मेरी मिन्नत समाजत कर चुका था। कहने लगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नजर में ये निकाह नहीं है, अगर ये निकाह जायज नहीं, तो मैं दोबारा से तुमसे निकाह पढ़ा देता हूँ। तुम दिल से मुझे कबूल कर लो, लेकिन चुप मत रहा करो। ऐसा करो, मुझसे लड़ लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन चुप मत रहो। तुम्हारी चुप मुझे बेचैन करने लगी है। मैं फिर भी उसके किसी सवाल का उसे जवाब नहीं देती थी, उससे कोई एहतजाज भी नहीं करती थी। मैं यूं जाहिर करती थी जैसे कि वो कमरे में ही नहीं है, उसे देखती तक नहीं थी। अब तो वो कमरे का दरवाजा लॉक भी नहीं करता था। कई बार दरवाजा यूं ही खुलता था, लेकिन मुझे बाहर जाने से खौफ महसूस होने लगा था। मैं दुनिया का सामना करना ही नहीं चाहती थी। अब रात को जब कमरे में आता तो मैं चुपचाप बैठी होती। उसे देखते ही मैं चुप हो जाती और बेड पर जाकर सो जाती थी। वो मुझसे बार बार पूछता कि तुमने ठीक से कुछ खाया है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं चुप रहती थी। अब वो सिगरेट पीने लगा था। रात भर वो सिगरेट पीता रहता था। कभी शराब पीने लगता। जब उसे गुस्सा आता तो मुझ पर चिल्लाने लगता, कहने लगता कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझसे मोहब्बत करो, कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसका मेरे वजूद पर अख्तियार था, लेकिन मुझ पर था और ना ही मेरी जुबान पर। जबरदस्ती मेरे जिस्म को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं करवा सकता था। इसमें वो बेबस था। उसे लगा उसके इस अमल से मैं रोऊंगी, पीटूंगी, उसे बुरा भला कहूंगी, और उसके बाद उसकी बेतहाशा मोहब्बत देखकर मैं पिघल जाऊंगी, उसे अपना लूंगी, उसके साथ खुशो खुरम जिंदगी की इब्तिदा करूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पत्थर की तो नहीं थी। उसने मेरे माँ बाप को जलीलो ख्वार करके रख दिया था। सबके सामने मुझ पर बदनामी का दाग लगाया था। जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले आया था। एक झूठ की बिना पर कायम किए गए रिश्ते पर वो मुझ पर हक जमाता था। मैं कैसे उसे माफ कर सकती थी? एक बार वो मेरे पास आने लगा तो कहने लगा कि क्या चाहती हो तुम, मुझे बता दो, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही हो जाता हूँ,
लेकिन मेरे साथ पत्थर बन के मत रहा करो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो लगता है जैसे किसी बेजान वजूद के पास आता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझसे तुम्हारी चुप बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तुम्हारी चुप ने परेशान करके रख दिया है। इस बार मैंने उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देखे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं हंसूं, कह के लगाऊं, इस बात पर हंसूं कि वो हर चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता और ना ही मेरी मोहब्बत को हासिल कर सका है। अब वो पूरी पूरी रात बेचैनी से जागता रहता था और उसे यूं बेचैन और परेशान देखकर मैं सुकून से रहती थी। मुझे बड़ी सुकून की नींद आती थी, लेकिन वो डिप्रेशन की गोलियां खाने लगा था। उसे मेरी मोहब्बत चाहिए थी जो उसको मिल नहीं पा रही थी। वो बीमार रहने लगा था, आंखों नीचे गहरे हल्के होने लगे थे, बेतहाशा सिगरेट पीने लगा था। एक बार मुझसे कहने लगा, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ, तुम मुझे बताओ क्या चाहती हो। या तो मेरे साथ अपना रवैया बदल लो या फिर चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारे घर वालों के सामने अपनी गलती का इतराफ भी करने को तैयार हूँ। जिस अजियत से मैं दो चार हो चुका हूँ, मुझे इससे खलासी चाहिए। मैंने कहा, तुम मेरी इज्जत वापस कर सकते हो। इन 4-5 माह बाद मैंने बस एक लफ्ज उससे पूछा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मैंने कहा, इज्जत एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। तुम्हें लगा कि तुम मुझे जबरदस्ती हासिल करोगे, मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करोगे और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लोगे। मैं तुम पर जान निछावर करने लगूंगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखते, मुझे यूं बेइज्जत करके जबरदस्ती अपनाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें लगा कि शायद तुम ऐसी जबरदस्ती करोगे तो मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर को, तुम्हारी दौलत और तुम्हें कबूल कर लूंगी। तुम्हें शायद औरत की नफरत का अंदाजा ही नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक जज्बा है, वो है नफरत का जज्बा। उसका रोना गिड़गिड़ाना मुझ पर बेअसर था। कहने लगा, मुझे समझ आ गया है, औरत को उसकी मर्जी के बिना हासिल करना आसान नहीं है। मैंने उससे निकाह तो कर लिया था क्योंकि गुनाह के एहसास के साथ जीना मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना रवैया नहीं बदला था।